सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जागीर माध्यमिक के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, जो कि कोरोना काल के कारण हम ऑफलाइन क्लास चलाने में असमर्थ हैं। आपके विज्ञान विषय का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं और उसका समीकरण। इस पाठ को समझाने के लिए हमको कुछ परमाणु के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, कुछ अणु सूत्र, इन सब चीज़ों की हमको क्या पड़ती है, आवश्यकताएं पड़ती है, जो कि आप पूर्व कक्षा 9 के अंदर इन सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी कोरोना काल की वजह से हम कुछ ऐसी बातें हैं जो पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उनको अपनी स्मृति में याद नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले कुछ कक्षा 9 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सामान्य जो आपकी परिचर्चा होती है, उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। इससे पहले हम देखते हैं कि कक्षा 9 के अंदर जो आपको पढ़ाए गए प्रतीक चिन्ह थे, कुछ अणुसूत्र थे, वो कौन कौन से थे, किस प्रकार से उनको आपको याद रखना है, और साथ में जो यहाँ दिखाई गई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का आपको आपकी नोटबुक में जरूर नोट करना है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो आप बार बार यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार आपका खर्चा जो होगा उससे आप बचो। इसलिए प्रत्येक वीडियो को सावधानी से देखें। वीडियो में बताई गई समझाई गई चीज़ों को, बातों को आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। देखिए, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी ऐसी इकाई जिसका हम विभाजन नहीं कर सके, उस इकाई को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो यहाँ आपको कुछ परमाणुओं के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह दोनों आपको दिखाए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है क्या, कैपिटल H। कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है C। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल O। फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल F। तो इस प्रकार से ये कुछ आपके सामने 5 परमाणु के प्रतीक लिखे गए हैं। अब प्रतीक लिखने के भी क्या होते हैं कि अलग अलग प्रकार के नियम या तरीके होते हैं, जो कि आप पहले पूर्व में कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हो। फिर भी आपको सामान्य जानकारी आपको याद देंगे कि आपके सामने लिखे गए जो 5 उदाहरण हैं, ये 5 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें इनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनके प्रतीक चिन्ह को बनाने के लिए उनके अंग्रेजी नाम में से कम 2 अक्षरों को लेना पड़ता है। कारण, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके अंग्रेजी बनाते हैं तो प्रथम वर्ण जो होता है वो समान रूप से दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरीन, कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, यदि इन 5 उदाहरणों की बात करें तो इनका अंग्रेजी वर्जन या इनका जो अंग्रेजी रूपांतरण है, उस अंग्रेजी रूपांतरण की शुरुआत किससे होती है, C से होती है। अब चूंकि हम कार्बन को पहले से ही C प्रतीक चिन्ह दे चुके हैं, इसलिए हम इन पांचों को वापस से C प्रतीक चिन्ह के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। इसलिए इनका परमाणु प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए इनकी अंग्रेजी के कम से कम 2 अक्षरों का उपयोग किया गया।
अब इनके दो अक्षरों को भी लिखने के लिए एक नियम या तरीका होता है। हमेशा जब भी कोई भी परमाणु का प्रतीक दो अंग्रेजी के अक्षरों से लिखा जाता है तो पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े यानी कैपिटल रूप में, और सेकंड उसके पीछे आने वाला जो वर्ण होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरीन, क्लोरीन में आगे क्या आएगा? कैपिटल सी, उसके पीछे क्या लगाया जाता है? हमेशा स्मॉल है। उसके बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम में होता है सी के पीछे स्मॉल ए, कोबाल्ट में सी के बाद में स्मॉल ओ, सॉरी कॉपर है, कॉपर के बाद में सी के बाद में स्मॉल यू, कोबाल्ट में सी के बाद में ओ, और क्रोमियम में सी के बाद में स्मॉल आर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जब एक समान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से शुरू होने वाले कुछ परमाणु होते हैं तो उनके प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए हम कम से कम दो अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनके प्रतीक चिन्ह उनके लैटिन नाम से दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम, अगर हम सोडियम की अंग्रेजी की बात करें तो SODIUM, ये सोडियम की क्या होती है? इंग्लिश होती है। लेकिन सोडियम का एक लैटिन भाषा में नाम होता है, उस नाम को हम जानते हैं किस नाम से? नेट्रियम के नाम। तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। और इस नेट्रियम के आधार पर सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या रख दिया गया? कैपिटल एन स्मॉल ए। तो कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु प्रतीक उनके लैटिन नाम के आधार पर बनाया जाता है। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं सर लोहा, जिसको हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? आयरन। आयरन या लोहा, इसका भी लैटिन भाषा में नाम होता है और वो नाम है क्या? फेरम। इस फेरम नाम के आधार पर लोहा या आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या दिया गया? कैपिटल एफ स्मॉल ए। इसी प्रकार से चांदी, चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटेनम। और अर्जेंटेनम के आधार पर प्रतीक चिन्ह क्या रख दिया गया? कैपिटल ए स्मॉल जी। और भी कई ऐसे परमाणु के प्रतीक हैं जिनको किसी परमाणु के लैटिन नाम से लिया गया है। जैसे कि लेड सीसा है, इसका प्रतीक चिन्ह पीबी होता है। और भी काफी सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम यहाँ पर खास खास कुछ आपको सामान्य जानकारी के तौर पर कुछ परमाणु के प्रतीक हैं क्योंकि हमने चर्चा की है कि आपको आवश्यक रूप से याद करने, क्योंकि आपके कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको उसका उपयोग करना जरूरी होगा। अब इसके बाद मैं आपके सामने कुछ परमाणुओं के प्रतीकों को या परमाणु के नामों को क्रम से 1 से लेकर 20 तक यहाँ लिख रहा हूँ, जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है क्योंकि हमारे बहुत काम के लिए जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले परमाणु क्रमांक नंबर 1 पर आता है कौन? हाइड्रोजन। प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल एच। नंबर 2 पर आता है हीलियम, प्रतीक होता है एच ई। नंबर 3 लिथियम, प्रतीक है एल आई। नंबर 4 बेरिलियम, प्रतीक है पीई। नंबर 5
बोरॉन प्रतीक है कैपिटल बी। नंबर 6 कार्बन प्रतीक है सी। नंबर 7 नाइट्रोजन प्रतीक है कैपिटल एन। नंबर 8 ऑक्सीजन प्रतीक है इसका ओ। 9 फ्लोरीन कैपिटल एफ। 10 नियॉन प्रतीक है इसका एच ई। नंबर 11 सोडियम प्रतीक है इसका एच ए। नंबर 12 मैग्नीशियम प्रतीक चिन्ह है इसका एम जी। नंबर 13 एल्यूमिनियम प्रतीक इसका कैपिटल ए स्मॉल एल। 14 सिलिकॉन प्रतीक है इसका एफ आई। 15 फास्फोरस पी। 16 पर आता है आपका सल्फर एफ। 17 क्लोरीन Cl। 18 आर्गन कैपिटल ए स्मॉल आर। 19 पोटेशियम कैपिटल के। 20 पर कैल्शियम सी। ये आपके क्रम से परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के परमाणु हैं जिनके नाम उनके प्रतीक चिन्ह उनके सामने दर्शाए गए हैं। इन सभी परमाणु के प्रतीकों को उनके नामों को आपको नोट करना है, आपको याद करना है। जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया सबने नोट? ये तो थे आपके कुछ परमाणु, उनके नाम, उनके प्रतीक चिन्ह। अब इन्हीं परमाणुओं के संयोग से क्या बनाए जाते हैं? अणु बनाए जाते हैं। कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अलग अलग भिन्न भिन्न अनुपात में संयोग करते हैं तो वहां पर अणु या यौगिक का निर्माण होता है। ये सब बातें आप कक्षा 9 के अंदर पहले से अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ से हमारा मकसद है कि कोरोना काल की वजह से जो हमारी पढ़ाई में बाध्यता आई है, उस बाध्यता के कारण से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर भूल चुके हैं, उनका वापस आपको दोबारा रिपीटेशन कराना, उनका दोबारा अवलोकन कराना।
ताकि आप कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के पाठों को आराम से अध्ययन कर सकें। इसके बाद चलते हैं कुछ अणु और उनके अणु सूत्र। परमाणु के प्रतीक चिन्हों को याद करने के साथ साथ आपको यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण अणु सूत्र लिख रहा हूँ, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, इनको याद करना है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको अणुसूत्र कंप्लीटली याद नहीं होंगे, उनके अणुसूत्र याद नहीं होंगे, अणुसूत्रों से नाम याद नहीं होगा, तब तक आप खासकर कुछ बेसिक जो केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान के पार्ट हैं कक्षा 10 में, उनका आप आसानी से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अति आवश्यक है कि आपको अणुसूत्र याद होने चाहिए। देखिए, कुछ सामान्य अणुसूत्र से लेकर चलते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है कैपिटल H, इसके नीचे पैर में 2। इसी प्रकार नाइट्रोजन गैस अणुसूत्र इसका N2, ऑक्सीजन गैस सूत्र होता है O2, ओजोन गैस सूत्र होता है इसका O3। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन गैस के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 3। इसके अलावा कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन का मतलब C, मोनो का मतलब होता है A और ऑक्साइड का मतलब O। तो कैपिटल C और कैपिटल O, इसका सूत्र क्या आता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसी प्रकार कार्बन डाई ऑक्साइड, ये क्या है? गैस। चूंकि दोनों नाम समान है, लेकिन दोनों में अंतर किसी का है? मोनो का और डाई। कार्बन का मतलब वही C, डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब होता है O। यानी कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ी होनी चाहिए? 2 ऑक्सीजन जुड़ी होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? CO2। इसके अलावा मीथेन गैस, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, इसी को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और सूत्र होता है इसका CH4, कैपिटल C कैपिटल H, नीचे H के पैर में 4। आगे चलते हैं। जल, जो कि दुनिया में बहुत फैला हुआ है, जल जल जल, लेकिन जल का अणुसूत्र जो होता है वो अधिकांश से बहुत से याद नहीं रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होता है जल, जो कि भौतिक 3 प्रकार की भौतिक अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठोस की बात करें तो बर्फ के रूप में, द्रव की बात करें तो खुद जल के रूप में, और गैस की बात करें तो भाप या वाष्प के रूप में। जल चाहे किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में रहता हो, लेकिन हमेशा जल का अणुसूत्र समान रहता है, और सूत्र क्या है? H2O। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया गैस, सूत्र होता है इसका NH3। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सामान्य भाषा में
नमक भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl, कैपिटल N स्मॉल a कैपिटल C स्मॉल n, NaCl। इसके अलावा कुछ आपके मेन जो अम्ल होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सूत्र होता है इसका HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सूत्र है इसका H2SO4। नाइट्रिक अम्ल है, सूत्र है इसका HNO3। एसिटिक अम्ल है, सूत्र है इसका CH3COOH। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, CaOH का ऑल 2। तो क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को? CaOH, OH का हॉल पोस्टर बंद रखिए और नीचे पहले क्या लगता है तो क्या बोलेंगे CaOH का हॉल 2 या ट्वाइस। कार्ड आपको पता होगा। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र और अणुसूत्र हैं जो कि हमारे पाठ के आधार पर बहुत ही काम आएंगे, लेकिन यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। जो हमारे काम के लायक या तो कह सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण हमारी सामान्य जानकारी के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे ही केवल अणुसूत्रों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब ये अणुसूत्र हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? क्योंकि हम यहाँ पर पाठ 1 का जो अध्ययन करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये पूरा का पूरा पाठ आपका इन्हीं अणुसूत्रों के ऊपर टिका हुआ है। जब तक आपको इन अणुसूत्रों के नाम से सूत्र याद नहीं है, तब तक आपको रासायनिक अभिक्रिया के पाठ को समझने में परेशानियां आएंगी। तो ये तो थे अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र को बनाने के जो कुछ नियम थे वो आप कक्षा 9 के अंदर अध्ययन कर चुके हैं, और इनको बनाने के नियम के अंदर हमने देखा था कक्षा 9 के अंदर कि एक तो होता है धनमूलक, एक होता है ऋणमूलक। धनमूलक ऋणमूलकों को आपस में जोड़कर इन अणुसूत्रों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ उसी की चर्चा नहीं करेंगे, कार्य फटाफट। आज के लिए इतना ही। आज आपको एक सामान्य जानकारी दी गई थी जो कि आपकी पूर्ण कक्षा के ऊपर आधारित थी।
इस जानकारी के आधार पर आप कक्षा 10 के कुछ पाठ का अध्ययन आसानी से कर सकेंगे। इसलिए जो आज पढ़ाया गया है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा आपने। इन सब चीज़ों को आपको याद करना है और कल आपको पाठ एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसका हम अध्ययन करवाएंगे। और आपसे एक निवेदन और है, सभी जब पढ़ने बैठते हैं तो अपनी कक्षा 10 की किताब और अपनी एक नोटबुक जरूर अपने साथ में रखें। धन्यवाद।